चलिए बीपीएससी करंट अफेयर देखते हैं। बीपीएससी का करंट अफेयर बिहार संग्रह से देखते हैं और जो जनवरी 2026 का मंथली करंट अफेयर है। देखेंगे कौन कौन टॉपिक इसमें हम देखेंगे, जैसे कि गया में पर्यटन विकास हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में देखेंगे, फिर बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व के बारे में, उसके बाद पटना उच्च न्यायालय में 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, इसके बारे में देखेंगे। जनवरी 2025 का करंट अफेयर है। फिर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में देखेंगे। फिर बिहार के सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज परियोजना का शुभारंभ के बारे में देखेंगे। उसके बाद बिहार में क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय के बारे में, उसके बाद सोन नदी जल बंटवारे समझौते को स्वीकृति मिली है, ये देखेंगे। फिर जीईएम एक्सीलेंस इन्वेंट के बारे में देखेंगे। फिर नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा शुरू की है, उनके बारे में देखेंगे। गोपालगंज में 316 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ के बारे में देखेंगे। फिर बिहार की डिस्कॉम ने NDIS-COM ने 14वीं नेशनल पावर सेक्टर रैंकिंग में हासिल किया ए ग्रेड, इसके बारे में देखेंगे। फिर बिहार कैबिनेट ने महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त को स्वीकृति दी है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे करंट अफेयर, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप के बारे में। फिर भारत में पहले 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी के बारे में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष हुए, इसके बारे में। फिर भारत में 3 नई एयरलाइंस के बारे में। फिर कैंसर उपचार और संरचना हेतु NTPC और GCRI समझौता ज्ञापन के बारे में। फिर IIT मद्रास ने ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च किया, इसके बारे में। फिर कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना के बारे में। फिर उपराष्ट्रपति ने किया सिंग डांस एंड लीड पुस्तक का विमोचन, और दिल्ली सरकार ने RBI के साथ MOU का पर हस्ताक्षर किए, इसके बारे में देखेंगे। पिपरावा के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के उद्घाटन के बारे में देखेंगे। उसके भारत में IICDEM 2026 का आयोजन देखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया, ये देखेंगे। आशा वैन मोबाइल यूनिट के बारे में देखेंगे। IIT मद्रास में सुपर कंप्यूटर परम शक्ति लॉन्च किया गया, ये देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, बहुत सारा न्यूज है। और लास्ट में हम देखेंगे केरल आधिकारिकता तौर पर राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है केरल, इसके बारे में देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले बिहार से करंट अफेयर है, जनवरी 2026 का मंथली करंट अफेयर में। बिहार में पर्यटन विकास हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में क्या है, चर्चा में क्यों है। तो बिहार जिला प्रशासन ने गया और बोध गया में पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित तथा सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पर्यटन विकास हेतु सिंगल विंडो सिस्टम का प्रस्ताव रखा है। यानी गया जिला प्रशासन जो है उसने गया और बोध गया में पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पर्यटन विकास हेतु सिंगल विंडो सिस्टम का प्रस्ताव रखा है। मुख्य बिंदु देखिए, उद्देश्य क्या है इसका, तो पर्यटन को प्रोत्साहित करना है, उसके बाद अंगतुकों के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना है, और पर्यटन क्षेत्र में व्यवसाय संचालन को सरल बनाना है। और सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में थोड़ा देखें। यह जो है केंद्रीकृत तंत्र पर्यटन से संबंधित सभी अनुमोदन, मंजूरी और जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है, और यह सिस्टम जो है नौकरशाही में विलंब कम करता है और विभागीय समन्वय को बेहतर भी बनाता है। पर्यटन के लिए प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो बोध गया है, विष्णुपाद है, और महाबोधि मंदिर, गलियारे तथा अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलों पर विशेष जोर दिया गया है। और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, तो स्थानीय रोजगार सृजन होगा, लघु और सूक्ष्म व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा, तथा जिले की समग्र अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की संभावना भी बढ़ेगी। बोध गया मंदिर के बारे में थोड़ा देख लें। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है। यह भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 260 ईसा पूर्व में किया था। यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है। इसे वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया बोधि मंदिर को। अब चीनी तीर्थयात्री ह्वेन संग ने इस मंदिर का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया है। वर्तमान में मंदिर संरचना का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी में कराया गया था। उसके बाद जो वर्तमान में मंदिर की संरचना उपलब्ध है वो गुप्त शासकों द्वारा किया गया था 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी में। उसके बाद महाबोधि मंदिर के बारे में देखें, इसका परिचय। यह वह स्थल है जहां गौतम बुद्ध ने महाबोधि वृक्ष के नीचे, महाबोधि जो वृक्ष है उनके नीचे ज्ञान प्राप्ति की थी। और मूल मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में की थी, और जबकि वर्तमान जो संरचना है वो 5वीं 6वीं शताब्दी की मिलती है।
और स्थापत्य विशेषता देखें, इसमें 50 मीटर ऊंचा भव्य मंदिर है जिसे ब्रजासन कहा जाता है, और पवित्र बोधि वृक्ष और बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से जुड़े 6 अन्य पवित्र स्थल भी इसमें शामिल है जो प्राचीन वोटिव स्तूपों से घिरा हुआ है। और यह गुप्त काल के प्रारंभिक ईंट से बने मंदिरों में से एक है। और व्रजासन यानी डायमंड थ्रोन को मूल रूप से सम्राट अशोक ने बुद्ध के ध्यान स्थल को चिन्हित करने के लिए स्थापित किया था। पवित्र स्थल देखें तो बोधि जो वृक्ष है, उस वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया था, तो बोधि वृक्ष। उसके बाद अनिमेष लोचन चैत्य जो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ध्यान स्थल होने का ध्यानस्थ होने का स्थल है, उसे कहा जाता है अनिमेष लोचन चैत्य। उसके बाद मान्यता देखें, यह जो स्थल है वर्ष 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक आता है बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व के बारे में। चर्चा में क्यों, तो बिहार सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी है। मुख्य बिंदु देखें प्रशासनिक स्वीकृति के बारे में। इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA से अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। बिहार का प्रथम टाइगर रिजर्व के बारे में देखें, बिहार का प्रथम टाइगर रिजर्व जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो भारत नेपाल सीमा के समीप पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। और पर्यावास का विस्तार देखें, इसका कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का प्रस्तावित रिजर्व बाघों के प्रसार हेतु अतिरिक्त पर्यावास उपलब्ध कराकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर दबाव को कम करेगा। और गलियारे का सामरिक महत्व क्या है, तो कैमूर क्षेत्र बिहार और मध्य प्रदेश के वन्य क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करता है। और जैव विविधता का मूल्य देखें तो यह क्षेत्र जो है समृद्ध वनस्पति, विविध जीव जंतु, पठारी भू आकृतियाँ, झरनों तथा शेरगढ़ किले जैसे ऐतिहासिक स्थलों से समृद्ध है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य देखें, वनस्पति यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिसमें साल, सागौन, महुआ, बांस, जामुन तथा विभिन्न औषधीय पौधे शामिल है। जीव जंतु देखिए, इस क्षेत्र में बाघ, तेंदुआ, चिंकारा, सांभर, नीलगाय, मोर, गरुड़, सर्प तथा अनेक स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। संरक्षणात्मक प्रभाव क्या है, तो टाइगर रिजर्व घोषित करने से जैव विविधता संरक्षण को सुदृढ़ता मिलेगी, अवैध शिकार पर प्रभावी नियंत्रण होंगे तथा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगे। उसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है NTCA के थोड़ा बारे में देखें, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के में और संशोधन करके की गई है। प्राधिकरण की पहली बैठक नवंबर 2006 में हुई थी। यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रयासों का भी परिणाम है कि देश में विलुप्त होते बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। उसके बाद बाघ जो है, बाघ के बारे में देखें, ये रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। और बाघ की उप प्रजातियों के बारे में देखें तो महाद्वीपीय हैं और जो पेंथेरा टाइग्रिस है, और सुंडा जो है पेंथेरा टाइग्रिस सुंडाइका है। और प्राकृतिक अधिवास देखें, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं, सदाबहार वन में, समशीतोष्ण वन में, मैंग्रोव, दलदल घास के मैदानों और सवाना में पाए जाते हैं। देश जहां बाघ पाए जाते हैं हमारे देश में, तो 13 बाघ रेंज देश जहां मैंने किन किन देशों में बाघ पाए जाते हैं, ये तो 13 बाघ रेंज है देश जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। उनमें भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल हैं। IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ विलुप्त हो गए हैं। और संरक्षण की स्थिति देखें, IUCN के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय से रखा गया है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में रखा गया है, WPA 1972 की सूची 1 में रखा गया है। संरक्षण संबंधी प्रयास देखें, इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस जो है IBCA, ये बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, उसके बाद जेगुआर और पयूमा नामक 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए भारत द्वारा इसे शुरू किया गया। फिर टी गुड़े 2 जो अभियान जो है WWF द्वारा आरंभ किया गया, 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य को इंगित करते हैं। टाइगर टाइम्स 2 जो है उसको संदर्भित करता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है NTCA जो है WPA 1972 के तहत गठित है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च किया गया। और बाघों की गणना जो है प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है।
उसके बाद खतरे देखें इनके, तो आवास विखंडन के खतरा है, अवैध शिकार, उसके मानव वन्य जीव संघर्ष, ये खतरे हैं। भारत में बाघ देखें तो भारत में इनकी संख्या सबसे अधिक है। वर्ष 2022 तक भारत के बाघों की संख्या 2022 तक बाघों की संख्या जो है भारत में ये 3167 थी। और मध्य भारतीय उच्च भूमि और पूर्वी घाट में इनकी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। टाइगर रिजर्व जो है भारत में अब 53 टाइगर रिजर्व है। और नवीनतम टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का रानीपुर में है। और नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और नवीनतम टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का रानीपुर है। और उसके बाद जबकि ओरंग जो है असम सबसे छोटा यानी कोर क्षेत्र, ये है टाइगर रिजर्व। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है पटना उच्च न्यायालय में 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। चर्चा में क्या हुई तो रितेश कुमार और प्रवीण कुमार जो है उनको संघीय विधिक एवं न्याय मंत्रालय की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू हैं उनको द्वारा पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मुख्य बिंदु देखें तो नियुक्ति प्राधिकरण के बारे में, भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीशों और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके कर सकती हैं। नियुक्ति अभी सूचना देखें तो विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के बाद संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत इन नियुक्तियों की जारी किया है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि देखें, इनकी नियुक्तियों के साथ पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 36 हो गई है। और महत्व क्या है तो पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य मामले को लंबित स्थिति को कम करना है और न्याय की कार्य क्षमता में सुधार भी करना है। पटना हाई कोर्ट के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 में हुआ था। आज़ादी के पहले हुआ था पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 में। कानूनी आधार कब मिला था? वर्ष 1915 में भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तब माननीय न्यायमूर्ति सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पस थे। और पटना हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू हैं। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में देखें। चर्चा में क्या है तो न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने, न्यायमूर्ति संगम कुमार जो साहू है पटना हाई कोर्ट के 47वें के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। मुख्य बिंदु देखें तो पद की शपथ के बारे में देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत बिहार के राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है, इनके द्वारा शपथ दिलाई गई है। मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं, इनको शपथ दिलाए हैं। और संवैधानिक प्रावधान क्या है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कॉलेजियम प्रणाली देखें, यह नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अनुशंसा पर आधारित होती है। उत्तराधिकारी के बारे में देखें, उन्होंने पटना हाई कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पवन कुमार भिम्पा बंजथरी अक्टूबर 2025 तक ये थे। उनके स्थान पर 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं 47। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में देखें तो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है तो न्यायमूर्ति सुधीर सिंह है, जो 6 जनवरी 2026 तक के हैं। और पूर्व पदस्थापना क्या है तो न्यायमूर्ति साहू ओडिशा हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है बिहार में सौर प्लस बैटरी स्टोरेज परियोजना का शुभारंभ के बारे में। चर्चा में क्यों थे बिहार ने लखीसराय जिले के कजरा में स्थापित सौर प्लस बैटरी भंडारण परियोजना के प्रथम चरण का सफलतापूर्वक परिचालन शुरू किया है। मुख्य बिंदु देखिए क्रियान्वयन एजेंसी के बारे में। इस परियोजना के क्रियान्वयन राज्य के स्वामित्व वाली बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड यानी BSPGCL द्वारा किया जा रहा है। परियोजना क्षमता के बारे में देखें, परियोजना की कुल क्षमता 301 मेगावाट सौर ऊर्जा है, जिसमें 495 मेगावाट घंटे की बैटरी भंडारण क्षमता शामिल है, जिससे यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा भंडारण परियोजना में शामिल है। चरण 1 में देखें, पहले चरण में 185 मेगावाट सौर क्षमता के साथ 254 मेगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शामिल है। प्रयुक्त तकनीकी देखें, बैटरी स्टोरेज सिस्टम में लिथियम आयन फॉस्फेट तकनीकी का उपयोग किया गया है, जो उच्च तापीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए जानी जाती है। BESS की भूमिका क्या है तो BESS जो है दिन के समय उत्पन्न अतिरिक्त सौर ऊर्जा का भंडारण कर शाम के चरम मांग घंटों के दौरान विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करती है। ग्रिड एकीकरण के इसके बारे में देखें, परियोजना से उत्पादित विद्युत का निष्कासन 132 kV ट्रांसमिशन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिससे राज्य विद्युत ग्रिड के साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित होता है। चरण 2 में देखें तो शेष 116 मेगावाट सौर ऊर्जा और 241 मेगावाट घंटे की
GESS को जनवरी 2027 तक चालू करने की योजना है। रणनीतिक महत्व क्या है, तो यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा परंपरागत जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत पर निर्भरता कम करने के बिहार के दीर्घकालिक लक्ष्य का समर्थन करती है। पर्यावरणीय महत्व क्या है, तो सौर प्लस भंडारण परियोजना कार्बन उत्सर्जन में कमी, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि तथा सतत विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन भी देती है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है कि बिहार में क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय के बारे में चर्चा में क्यों है, तो भारत सरकार ने भारत के पूर्वी राज्यों के लिए बिहार के पटना में उपभोक्ता संरक्षण पर एक क्षेत्रीय कार्यालय का आयोजन किया है। मुख्य बिंदु क्या है, तो पटना क्षेत्रीय केंद्र के रूप में देखें तो बिहार के पटना में आयोजित इस कार्यालय में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के उपभोक्ता संरक्षण मामलों पर चर्चा की गई है तथा बिहार की क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण सुधारों में उभरती भूमिका को रेखांकित भी किया गया है। कार्यशाला का उद्देश्य क्या है, तो कार्यशाला का मुख्य फोकस उपभोक्ता मामलों को त्वरित निपटान करना है, आयोग के आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन और प्रौद्योगिकी संचालित शिकायत निवारण को अपनाने पर भी था। आयोजक के बारे में देखिए, इसका आयोजक उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के बारे में देखें, शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर 1915 और ऑनलाइन पोर्टल है। बहुभाषी समर्थन ताकि अधिक लोगों को पहुंच सुनिश्चित हो सके और डिजिटल ट्रैकिंग, त्वरित प्रतिक्रिया और विश्लेषण आधारित निगरानी सक्षम करना है। ई जागृति के बारे में देखिए, ई जागृति में ई दाखिल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रियल टाइम डैशबोर्ड और AI टूल्स शामिल है जो मामला प्रबंधन को सरल तथा प्रक्रियागत विलंब को कम करने में सहायता देती है। डिजिटल बाजारों में संरक्षण के बारे में देखिए, कार्यालय में डार्क पैटर्न और भ्रामक ऑनलाइन प्रथाओं की चुनौतियों का चर्चा की गई है तथा ई-कॉमर्स में मजबूत उपभोक्ता सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। परिणाम क्या है, कार्यशाला जो है पूर्वी भारत के लिए पारदर्शी, प्रभावी और प्रौद्योगिकी सूक्ष्म उपभोक्ता संरक्षण ढांचे के निर्माण पर सहमति के साथ समाप्त भी हुई है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है सोन नदी जल बंटवारे समझौते की स्वीकृति मिली है। चर्चा में क्यों है, तो बिहार कैबिनेट ने इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के निर्माण को स्वीकृति दी है जो झारखंड के साथ सोन नदी जल साझा करने के विवाद को दोनों राज्यों के बीच एक समझौता पत्र MOU के माध्यम से सुलझाने के बाद संभव हुआ है। मुख्य बिंदु देखें तो CWC की स्वीकृति देखें तो केंद्रीय जल आयोग जो है CWC केंद्रीय जल आयोग ने जल साझा करने के मसौदा समझौते को स्वीकृति दी है। कैबिनेट की स्वीकृति क्या है, तो बिहार कैबिनेट ने झारखंड के साथ मसौदा MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए जल संरक्षण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। रोहतास जिले जो है बिहार में इंद्रपुर जलाशय परियोजना के निर्माण को सक्षम बनाना है और विवाद की पृष्ठभूमि क्या है, तो वर्ष 1973 के बाढ़ सागर समझौते के तहत अविभाजित बिहार को सोन नदी का 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल आवंटित किया गया था। और विभाजन के बाद क्या हुआ, तो झारखंड ने अपने लिए स्पष्ट हिस्से की मांग की और जिससे लंबी बातचीत भी हुई। और जल आवंटन सूत्र क्या है, तो अनुमोदित व्यवस्था के अनुसार अविभाजित बिहार को पहले आवंटित हिस्से में से बिहार को 5.75 MAF और झारखंड को 2.0 MAF मिलेगा। और सिंचाई लाभ क्या होगा, तो इस परियोजना से बिहार के 8 जिलों में सिंचाई की क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है। भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना कृषि एवं ग्रामीण आजीविका का समर्थन भी कर रहे हैं। और संघीय समन्वय क्या है, यह समझौता पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में चर्चाओं के माध्यम से सुलझाया गया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत कार्य कर रहा है। और आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़े, तो जल उपलब्धता में सुधार से कृषि उत्पादन बढ़ेगा, खाद्य सुरक्षा और बिहार के जल संकट प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास को सहारा भी मिलेगी। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है GEM एक्सीलेंस इवेंट के बारे में चर्चा में क्यों, तो GEM क्या है, GEM तो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है जिसे GEM कहते हैं। ये एक्सीलेंस इवेंट जनवरी 2026 में बिहार के पटना में आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय विक्रेताओं विशेषकर MSME स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को सीधे सरकारी खरीद प्रणाली से जोड़ना है। यह कार्यक्रम बिहार का स्थानीय
हैं। विक्रेताओं को राष्ट्रीय सरकारी खरीद तंत्र से जोड़ने और अपना बाजार विस्तार का अवसर प्रदान करना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? जीईएम। तो जीईएम सरकार का डिजिटल प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की पारदर्शी, दक्ष तथा समावेशी खरीद को सुगम भी बनाना है। बिहार विकास का अवसर क्या है? तो यह कार्यक्रम जो है सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने, सरकारी खरीदारों से जुड़ने और स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान देने का अवसर भी प्रदान करना है। सार्वजनिक खरीद के लिए महत्व क्या है? ऐसे आयोजन जो जीईएम में इकोसिस्टम को मजबूत करते हैं, नए विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं और सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धा भी बढ़ाते हैं। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है, बिहार से नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा शुरू की है। चर्चा में क्यों? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इन्होंने पश्चिम चंपारण बेतिया में पश्चिम चंपारण जिले में समृद्धि यात्रा की शुरुआत भी की है। मुख्य बिंदु क्या है इसकी? अवधि और कवरेज देखें। समृद्धि यात्रा का पहला चरण 16 से 24 जनवरी 2026 तक चलेगा और यह 9 जिलों को शामिल करेगा और इसका समापन वैशाली जिले में होगा। ये यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो यात्रा का उद्देश्य चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करना है, जिला स्तर पर उनके क्रियान्वयन का आकलन करना है, पूर्व परियोजनाओं का उद्घाटन करना है, नए कार्यों की आधारशिला रखना है तथा शासन में जन सहभागिता को सुदृढ़ भी करना है। विकास का कार्य क्या है? तो पहले दिन कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने 153 करोड़ रुपए की लागत वाली 125 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। साथ ही 29 करोड़ रुपए की लागत वाली 36 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है जो मुख्य रूप से अवसंरचना और औद्योगिक विकास पर केंद्रित है। शासन का महत्व क्या है? तो समृद्धि यात्रा नागरिकों से सीधे फीडबैक प्राप्त करेंगे, योजनाओं का स्थानीय आकलन करने और समावेशी एवं क्षेत्रीय संतुलन विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी कार्य करती है। उसके बाद बिहार से अगला हमारा टॉपिक आता है, गोपालगंज में 316 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। चर्चा में क्यों है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज जिले में 316 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। मुख्य बिंदु देखिए परियोजना के बारे में, तो समृद्धि यात्रा के दौरान इन विकास परियोजनाओं की घोषणा की गई है और इस क्रम में कुल 40 विकास योजनाओं के लिए 316 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें 181 करोड़ रुपए की लागत वाली 33 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 135 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। मुख्य क्षेत्र देखें, ये परियोजनाएं मुख्यतः सड़क निर्माण में, तटबंधों के सुदृढ़ीकरण में, स्वास्थ्य, शिक्षा और जन कल्याण से संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित है। स्वच्छता में क्या होगा? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का संवर्धन होगा। शिक्षा में विद्यालय के बुनियादी ढांचे और शिक्षा सुविधाओं को उन्मूलन और कल्याण और सार्वजनिक सेवा में क्या होगी? तो परियोजनाओं में पेयजल आपूर्ति, विद्युतीकरण, स्वच्छता और अन्य नागरिक केंद्रीय कल्याणकारी योजनाएं शामिल होंगी। क्रियान्वयन रणनीति में क्या होंगी? परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने समयबद्ध निष्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण और अधिकारियों की स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। महत्व क्या है इसका? समग्र रूप से इन परियोजनाओं का महत्व जो है संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में निहित है, विशेषकर इन ग्रामीण और पिछड़े जिलों में है। उसके बाद बिहार से अगला हमारा टॉपिक आता है कि बिहार की डिस्कॉम ने यानी DISCOM ने 14वीं नेशनल पावर सेक्टर रैंकिंग में हासिल किया है A ग्रेड। चर्चा में क्यों? तो बिहार की नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है यानी NBPDCL तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को विद्युत वितरण उपयोगिताओं की 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग में A ग्रेड से सम्मानित किया गया है। मुख्य बिंदु देखें एजेंसियाँ कौन है? तो मुख्य विद्युत मंत्रालय के अधीन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है यानी PFC है। इसने डिस्कॉम की 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग आयोजित की है। आकलित उपयोगकर्ताओं की संख्या देखें, इन रैंकिंग में पूरे भारत के 65 विद्युत वितरण उपयोगिताएं शामिल है और मापदंड के बारे में देखें इसमें रेटिंग परिचालन दक्षता, शासन, वित्तीय अनुशासन, आपूर्ति की गुणवत्ता और ग्राहक सेवा के आधार पर की गई है। और सुधार दर्ज के बारे में देखें तो पिछले चक्र की तुलना में दोनों डिस्कॉम ने बेहतर प्रदर्शन किया है। महत्व देखें
देखें इससे बिलिंग, संग्रह और ऊर्जा वितरण में सुधार होगा और इससे विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति और बेहतर सेवा मानक सुनिश्चित होंगे और इससे अधिक वित्तीय और तकनीकी निवेश आकर्षित भी होंगे। और नीति में सामंजस्य क्या है, तो यह उपलब्धि जो है भारत सरकार की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना और डिस्कॉम दक्षता तथा सेवा सुधार में जुड़ी राष्ट्रीय विद्युत क्षेत्र सुधारों के अनुरूप भी है। उसके बाद बिहार से अगला हमारा टॉपिक आता है कि बिहार कैबिनेट ने महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त को स्वीकृति दी है। चर्चा में क्यों, तो बिहार कैबिनेट जो है इन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त को स्वीकृति दे दी है। मुख्य बिंदु देखें योजना के, तो मुख्यमंत्री बिहार रोजगार योजना जो है बिहार में महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की है। पहली किस्त क्या है, तो योजना के तहत 10,000 की पहली वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाखों महिलाओं लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजी गई है। दूसरी किस्त की समय सारणी क्या है, तो वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त फरवरी 2026 से वितरित किए जाने की योजना है। उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य जो है महिला उद्यमियों को अपने छोटे व्यवसाय या रोजगार पहलों की स्थापना और विस्तार में योगदान देना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना तथा आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित भी करना है। पहली और दूसरी किस्त के अलावा पात्र महिला उद्यमी अपने बिजनेस मॉडल के आकलन के बाद अपने प्रदर्शन और आवश्यकताओं के आधार पर 2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में देखें तो चरणबद्ध रूप से दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्रणाली ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लक्ष्य को और मजबूती भी करती है। उसके बाद अब राष्ट्रीय स्तर से करंट अफेयर देखें तो राष्ट्रीय स्तर से करंट अफेयर में पहला टॉपिक है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप के बारे में। चर्चा में क्यों है अंजदीप, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो है GRAC द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित तीसरा पनडुब्बी रोधी सैलो वाटर युद्धपोत अंजदीप को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अंजदीप के बारे में देखें, इसे पोत को चेन्नई स्थित INS अड्यार में भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया गया है और इसका डिजाइन और निर्माण स्वदेशी रूप से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा L&T शिपयार्ड और कटुपल्ली के सहयोग से किया गया है। तकनीकी क्षमता क्या है, यह युद्धपोत जो है हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली तथा सैलो वाटर के लिए उपयुक्त सोनार सिस्टम से सुसज्जित है और इसे विशेष रूप से उथले समुद्री क्षेत्रों में संचालन तथा पानी के नीचे मौजूद खतरों का प्रभावी पता लगाने के उद्देश्य से विकसित भी किया गया है। प्रणोदन प्रणाली के बारे में देखें, लगभग 77 मीटर लंबाई वाला यह पोत जो है वाटर जेल प्रणोदन प्रणाली से संचालित होने वाले सबसे बड़े भारतीय नौसैनिक युद्धपोतों में शामिल है। सामरिक महत्व देखें, यह पोत जो है तटीय निगरानी और समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करना है और इससे तटीय क्षेत्र में भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूती मिलती है। और स्वदेशीकरण का पक्ष देखिए, यह परियोजना जो है आत्मनिर्भर भारत के पहल अनुरूप घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमता से हो रही निरंतर वृद्धि और स्वदेशी प्रौद्योगिकी सरल उपयोग को प्रतिबिंबित भी करती है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर से अगला हमारा टॉपिक आता है कि भारत में पहली 3D फ्लेक्स एक्वर्स एंजियोग्राफी के बारे में। एंजियोग्राफी के बारे में देखें तो चर्चा में क्यों, तो भारतीय सेना अस्पताल दिल्ली टैंक के द्वारा स्टेन के साथ भारत की पहली 3D फ्लेक्स दिल्ली 3D जो फ्लेक्स है 3 फ्लेक्स एक्वेंस एंजियोग्राफी का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया है, जो ग्लूकोमा के निदान और उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व भी करती है। मुख्य बिंदु देखिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के बारे में, तो यह प्रक्रिया जो है स्टैंड माउंटेड स्पेक्ट्रालिस प्रणाली तथा 3D ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए संपन्न की गई है, जिससे सटीक इमेजिंग और न्यूनतम इन्वेंसिंग ग्लूकोमा सर्जरी संभव हो सकती है। और इंसेंट के बारे में देखें, स्टेंस के डिवाइस के बारे में देखें, यह ग्लूकोमा रोगियों में आँख के जलीय द्रव के बहिर्वाह को सुगम बनाने तथा अंतर्नेत्र दबाव को कम करने के
के उद्देश्य से प्रत्यारोपित किया जाने वाला एक सूक्ष्म चिकित्सीय उपकरण भी है। महत्व देखें, इससे उन्नत तकनीकी से नेत्र शल्य चिकित्सा में सटीकता, सुरक्षा और उपचार प्रणालियों में उल्लेखनीय सुधार भी है। और ग्लूकोमा के बारे में देखिए, नेत्र जो है विकारों का एक समूह है जिसमें अत्यधिक अंतः क्षेत्र दबाव के कारण ऑप्टिक तंत्रिका को क्षति पहुंचाती है और समय पर उपचार न होने पर दृष्टि हानि का जोखिम भी बढ़ सकता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय स्तर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY के 25 वर्ष के बारे में देखेंगे। चर्चा में क्यों है, तो भारत सरकार जो है वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ मना रही है, जो ग्रामीण संपर्कता और अवसंरचना विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिन्हित भी करती है। मुख्य बिंदु के देखें, प्रारंभ यह योजना जो है 25 दिसंबर वर्ष 2000 को प्रारंभ की गई थी। यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 25 दिसंबर वर्ष 2000 को प्रारंभ की गई थी। बजटीय सहायता क्या है, वर्ष 2025-26 में ग्रामीण संपर्कता प्रयासों को जारी रखने हेतु लगभग 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उद्देश्य क्या है, उन ग्रामीण वस्तुओं को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना जो पहले पूरी तरह असंबद्ध थी। वित्त पोषण क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच 60.40 लागत साझाकरण अनुपात अपनाया जाता है, जबकि उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है। और मैंने ये वित्त पोषण क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच कितना है, 60:40 लागत साझाकरण अनुपात अपनाया गया, जबकि उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए कितना है, 90:10। यानी जो अन्य राज्य हैं और केंद्र है, तो केंद्र का 60 होगा, 60% केंद्र का वित्त लगेगा और वित्तीय सहायता होगी, 40 से अन्य राज्यों की होगी। लेकिन जो उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य हैं वहाँ पर केंद्र कितनी सहायता देगी, तो 90%, 10% उन राज्यों के होंगे। और उसके बाद इस योजना का चौथा योजना देखिए इसमें, यानी PMGSY का चौथा योजना, तो चरण जो चौथा है इसमें, जो 2024 से लेकर 29 तक इसका समय निर्धारित किया गया है। तो चौथे योजना के तहत 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 70,125 करोड़ रुपए है। प्रगति के बारे में देखिए, योजना की शुरुआत के बाद से लगभग 8,25,114 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें से लगभग 7,87,520 किलोमीटर दिसंबर 2025 तक पूर्ण हो चुकी है। और उन्नत निगरानी प्रणाली के बारे में देखें, उन्नत निगरानी प्रणाली के बारे में OMMAS के बारे में, ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी और लेखा प्रणाली के बारे में, लेखा प्रणाली होगी। उसके बाद EMARG, उसके बाद GPS ट्रैकिंग और त्रिस्तरीय गुणवत्ता प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है, जिससे क्रियान्वयन की पारदर्शिता तथा स्थायित्व बढ़ता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है कि भारत में 3 नए एयरलाइंस के बारे में। भारत में 3 नई एयरलाइंस के बारे में देखिए चर्चा में क्यों, तो भारत सरकार ने भारतीय विमानन क्षेत्र में प्रवेश के लिए 3 नई एयरलाइंस संघ एयर, अल हिंद एयर तथा फ्लाई एक्सप्रेस को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है। मुख्य बिंदु देखें, तो नियामकीय स्वीकृति के बारे में देखें, यह जो है नियामकीय स्वीकृति के बारे में, यह NOC जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जो किसी भी नए एयरलाइन के परिचालन की प्रारंभिक वैधानिक शर्त होती है। अगला चरण क्या है, तो NOC प्राप्त करने के पश्चात संबंधित एयरलाइंस अब नागरिक उड्डयन महानिदेशक से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जो वाणिज्यिक उड़ानों के लिए अनिवार्य भी है। और परिचालन के बारे में देखें, यह एयरलाइंस द्वारा वर्ष 2026 से वाणिज्यिक उड़ान संचालन प्रारंभ किए जाने की संभावना है। एयरलाइंस का स्वरूप क्या है, तो प्रस्तावित एयरलाइंस को कम लागत और क्षेत्रीय केंद्रीय मॉडल पर विकसित किए जाने की योजना है। और द्वाधिकार का अंत क्या है, यह पहल जो है भारतीय विमानन क्षेत्र में व्याप्त अत्यधिक एकाधिकार को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां वर्तमान में इंडिगो लगभग 65% और एयर इंडिया लगभग 27% मिलकर 90% से अधिक यातायात को नियंत्रित भी करती हैं। और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा कैसे मिलेगा, तो नए एयरलाइंस का प्रवेश द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के शहरों तक हवाई संपर्क के विस्तार से के सरकारी उद्देश्य के अनुरूप है, तथा यह उड़ान जो है क्षेत्रीय संपर्क योजना के व्यापक लक्ष्यों को भी सुदृढ़ भी करता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है कि कैंसर उपचार और संरचना हेतु
कैंसर उपचार और संरचना हेतु एनटीपीसी जीसीआरआई समझौता ज्ञापन के बारे में देखते हैं। चर्चा में क्यों है? एनटीपीसी पश्चिमी क्षेत्र में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत रेडियोथेरेपी सेवाओं के उन्नयन के लिए गुजरात कैंसर एवं अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य बिंदु देखिए, उद्देश्य क्या है? अहमदाबाद स्थित सिद्धपुर सैटेलाइट सेंटर में उच्च ऊर्जा लीनियर एक्सेलेरेटर की खरीद और स्थापना के माध्यम से रेडियोथेरेपी सेवाओं को सुदृढ़ भी करना है। वित्त पोषण देखें, क्षमता उन्नयन के लिए एनटीपीसी ने अपनी सीएसआर पहल के अंतर्गत 23.16 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। और प्रौद्योगिकी उन्नयन क्या है? यह सहायता से उन्नत और परिष्कृत रेडियोथेरेपी उपकरण की खरीद और स्थापना संभव होगी, जिससे आधुनिक कैंसर उपचार क्षमताओं में सुधार होगा। उसके बाद सीएसआर फोकस, यह पहल जो है समावेशी विकास के प्रति एनटीपीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा सार्थक सीएसआर हस्तक्षेपों के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करते हुए सतत विकास लक्ष्य 3, यानी सतत विकास के लक्ष्य जो 3 है, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान भी देती है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र जो है जीसीआरआई को सुदृढ़ करने में रोगियों के आउट ऑफ पॉकेट व्यय में कमी भी आएगी। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर से अगला हमारा टॉपिक आता है आईआईटी मद्रास ने ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च किया है। चर्चा में क्यों है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो है, इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास में आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च किया है। मुख्य बिंदु देखिए, उद्देश्य क्या है इसका? तो यह फाउंडेशन आईआईटी मद्रास को विश्व का पहला बहुस्तरीय विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में कार्य करेगा, जिससे उसके वैश्विक शोध, शिक्षा, नवाचार और सहयोग के क्षेत्र का विस्तार हो सके। केंद्रीय क्षेत्र क्या है? मुख्य क्षेत्रों में डेटा विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीकी, साइबर सुरक्षा, मोबिलिटी, ऊर्जा एवं जल प्रणालियां और स्वच्छ तकनीकी और हरित तकनीकी भी इसमें शामिल है। रणनीतिक विस्तार क्या है? तो प्रारंभिक वैश्विक उपस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, दुबई और मलेशिया सहित कई देशों में यह स्थापित किए जाएंगे। और महत्व क्या है इसका? आईआईटी मद्रास का यह पहल जो है भारतीय नवाचारों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने में सहायता करेगी और तकनीकी साझेदारी एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से व्यवसायीकरण को तीव्र भी करेंगे। उत्सव एकीकरण के बारे में देखिए, इसके डॉक्टर जो जयशंकर जो है, इन्होंने आईआईटीएम जो है फेस्टिवल पंखवाड़े का भी उद्घाटन किया है, जिसमें शास्त्र यानी तकनीकी उत्सव, अवसरंग यानी संस्कृति उत्सव के साथ ओपन हाउस एक्सेस शामिल होंगे। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है क्लाइद द्वितीय जल विद्युत परियोजना के बारे में। चर्चा में क्यों है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट क्लाइद द्वितीय जल विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति यानी ईसी की सिफारिश की है। मुख्य बिंदु देखिए, परियोजना का विवरण क्या है? तो 1200 मेगावाट क्लाइद द्वितीय जल विद्युत परियोजना लोहित नदी पर प्रस्तावित है, जिसे अरुणाचल प्रदेश के अर्जा जिले के हवाई गांव में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वयन किया गया है। यह एक रन ऑफ रिवर प्रकार की परियोजना है, जिसमें नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करते हुए स्वच्छ बिजली उत्पादन के लिए सीमित जल भंडारण शामिल है। और लोहित नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है लोहित नदी। और ईआईए जो है, ईआईए विवाद क्या है? तो पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों ने ईआईए रिपोर्ट की आलोचना की, क्योंकि इसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त व्हाइट वेलिव हेरान की उपस्थिति का भी उल्लेख नहीं किया गया था। और व्हाइट वेलिड हेरान क्या है? तो व्हाइट वेलिड हेरान कम व्यवधान वाले मुक्त प्रभावी नदी क्षेत्र में रहना पसंद करता है और मुख्य रूप से तीव्र बहाव वाले स्थानों में मछली खाता है। और इसकी उपस्थिति जो है लोहित नदी जल क्षेत्र में दर्ज की गई है, जिसमें कमलांग और नामदफा टाइगर रिजर्व इसमें शामिल है। और उसके बाद आयुष्यन की स्थिति देखें तो व्हाइट वेलिड हेरान को आयुष्यन रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। डब्ल्यूपीए की स्थिति में क्या है? तो इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। पर्यावरणीय चिंता क्या है? तो आलोचकों का तर्क है कि जल विद्युत बांध और अन्य अवसंरचनाओं महत्वपूर्ण नदी पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे व्हाइट वेलिड हेरान जैसी प्रजातियों का निवास स्थल घट जाएगी और उनके वातावरण में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं तथा मछली की संख्या भी कम हो सकती है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है कि उपराष्ट्रपति ने किया
सिंग डांस एंड लीड पुस्तक का विमोचन किया है। चर्चा में देखिए क्यों है, तो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण जो है, इन्होंने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सिंग डांस एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ नुसरील भपरू सॉरी एक मिनट प्रभुपाद पुस्तक का विमोचन किया है। मुख्य बिंदु क्या है, लेखक कौन है इस पुस्तक का, इस पुस्तक का हिंदोल सेन गुप्ता द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को। केंद्र बिंदु क्या है, इसका केंद्र बिंदु मूल्य आधारित नेतृत्व पर आधारित है। प्रदर्शन क्या है इसमें पुस्तक में, यह नैतिक नेतृत्व, नैतिक स्पष्टता, सेवा भाव और आंतरिक अनुशंसा पर बल देती है। और प्रेरणा स्रोत क्या है इस पुस्तक है, इसमें एस्कॉन के संस्थापक AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व के सूत्र प्रस्तुत भी किए गए हैं। मुख्य संदेश क्या है, तो नेतृत्व अधिकार पर आधारित होने के बजाय समावेशी, आनंदपूर्ण और विनम्रता में निहित भी होनी चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि दिल्ली सरकार ने RBI के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। चर्चा में क्यों है, तो दिल्ली सरकार ने वित्तीय शासन और राजकोषीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। मुख्य बिंदु क्या है, RBI की भूमिका देखिए, यह समझौता दिल्ली सरकार के लिए RBI को आधिकारिक बैंकर, ऋण प्रबंधक और वित्तीय एजेंट के रूप में कार्य करने में सक्षम होता है। MOU जो है, MOU यानी समझौता ज्ञापन जो है, इसके अंतर्गत कार्य क्या है, तो RBI राज्य विकास ऋणों के माध्यम से बाजार उधारी का प्रबंधन करेगी। अधिशेष नकदी का स्वतः निवेश करेंगे, पेशेवर नकदी प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे तथा कम लागत वाले तरलता सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराएंगे। पूंजीगत व्यय क्या है, तो बाजार उधारी से जुटाए गए धन का उपयोग केवल पूंजीगत व्यय के लिए ही किया जाएगा। प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों में यमुना पुनर्जीवन, जल आपूर्ति, परिवहन और स्वच्छ अवसंरचना शामिल होंगे। ऐतिहासिक सुधार क्या है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस MOU को दिल्ली की वित्तीय शासन प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार बताया, जो वर्षों से चली आ रही तदर्थ और महंगी वित्तीय प्रथाओं को समाप्त भी करेगा। लाभ क्या है, तो RBI की प्रणालियों से एकीकृत होने पर दिल्ली सरकार और प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर धन जुटा सकेगी और अधिशेष धन का कुशल प्रबंधन भी कर सकेंगे। राजकोषीय अनुशंसा क्या है, तो इस कदम से दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति में राजकोषीय अनुशासन, पारदर्शिता और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता मजबूत होने की उम्मीद भी है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है पिपरावा के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन के बारे में देखें। चर्चा में क्यों है, तो भारत ने नई दिल्ली में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेषों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, जिसमें देश की बौद्ध विरासत और आध्यात्मिक धरोहर को प्रदर्शित भी किया गया है। मुख्य बिंदु क्या है, शीर्षक देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश और कमल जागृत शक्ति के अवशेष शीर्षक वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। अवशेषों का महत्व क्या है, ये पवित्र अवशेष 125 वर्षों के बाद यूनाइटेड किंगडम से भारत वापस लाए गए। आयोजन स्थल देखें, प्रदर्शनी ऐतिहासिक राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर नई दिल्ली में आयोजित की गई है। खोज क्या है, पिपरावा के अवशेष वर्ष 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरावा गांव में स्थित एक बौद्ध स्तूप के उत्खनन के दौरान प्राप्त किए गए थे। बौद्ध का संबंध देखें इसमें, तो बौद्ध विरासत को वैश्विक स्तर पर संरक्षित करने के भारत के प्रयास थाईलैंड, वियतनाम, मंगोलिया और रूस जैसे देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु आकर्षित भी होते हैं। शास्त्रीय भाषा क्या है, तो बुद्ध की शिक्षाएं जो है मूल रूप से पाली भाषा में थी और भारत पाली भाषा को वर्ष 2024 में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देते हुए वैश्विक स्तर पर इसको बढ़ावा दे रहा है। महत्व क्या है, तो यह प्रदर्शनी बौद्ध विरासत के संरक्षण के रूप में भारत की भूमिका को सशक्त करती है और शांति, सद्भाव तथा वैश्विक सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित भी करती है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है कि भारत में IICDEM 2026 का आयोजन के बारे में देखें। भारत में IICDEM 2026 का आयोजन देखें। चर्चा में क्या होता है, भारत निर्वाचन आयोग जो है, भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IICDEM 2026 का आयोजन किया है। मुख्य बिंदु क्या है, आयोजक के देखें इसमें यह सम्मेलन जो है
भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? तो चुनाव प्रबंधन और लोकतांत्रिक शासन में ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथा और नवाचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। विषय क्या है? सम्मेलन का विषय है सम्मेलन का विषय क्या है? एक समावेशी, शांतिपूर्ण, अनुकूल और सतत विश्व के लिए लोकतंत्र, ये इसका विषय है यानी थीम है। और यह वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के सदस्यों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता भी है। सत्र क्या है? सम्मेलन में चुनाव प्रबंधन निकाय के नेताओं का गौण सत्र, कार्य समूह की बैठकें और उसके बाद ECINET का शुभारंभ और भारत निर्वाचन आयोग के नेट का शुभारंभ और वैश्विक चुनावी मानकों और नवाचारों का विषयगत चर्चाएं शामिल हुई है। नेतृत्व देखें इसका, तो सम्मेलन का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे। और चुनाव प्रबंधन के निकाय में जो है यह एक प्राधिकरण है जो किसी देश में चुनाव के आयोजन, प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। चर्चा में क्या होता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत मंडपम जनवरी 2026 में धर्मेंद्र प्रधान ही थे शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, और इन्होंने भारत मंडपम नई दिल्ली में न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का उद्घाटन किया। अब मुख्य आयोजन देखें इनका, आयोजक के बारे में, यह पुस्तक मेला राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा शिक्षा मंत्री के अंतर्गत आयोजित भी किया गया है। थीम क्या है? NDWBF 2026 की थीम है भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और बुद्धिमत्ता @ 75, जो भारत के सशस्त्र बलों की भूमिका और विरासत को दर्शाती है। पुस्तक विमोचन के बारे में देखो, उद्घाटन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने द सागा ऑफ कुडोपाली 1857 की अनकही कहानी पुस्तक का हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं और स्पेनिश भाषा में विमोचन किया। और यह पुस्तक वीर सुरेंद्र साई और संबलपुर के शहीदों को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी देखिए, कतर और स्पेन सहित कई देशों ने मेले में भाग लिया है। और फोकस देश कौन कौन से? तो कतर है। प्रदर्शनियों और साहित्यिक आदान प्रदान का मुख्य केंद्र कतर, और सहकारी देश कौन है? स्पेन है, जहां सांस्कृतिक और साहित्यिक सहभागिता बढ़ेगी। और उसके बाद पठन संस्कृति को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा? यह पुस्तक मेला छात्रों, शोधकर्ताओं और आम जनता में पठन, सांस्कृतिक ज्ञान वितरण, बहुभाषिकता तथा वैश्विक साहित्यिक संवाद के महत्व को रेखांकित भी करती है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है आशा वेन मोबाइल यूनिट के बारे में देखते हैं। आशा वेन मोबाइल यूनिट के बारे में देखें, चर्चा में की हुई तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है इन्होंने गांधीनगर में कैंसर की प्रारंभिक पहचान के लिए एक मोबाइल आशा वेन का उद्घाटन किया है। मुख्य बिंदु क्या है? सुविधा देखें इसकी, तो आशा वेन आशा वेन जो है एक मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट है जो कि EVA प्रो डायग्नोस्टिक, एक मेमोग्राफी मिशन और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के लिए टेली कंसल्टेशन सेवाओं से सुसज्जित है। और स्कैन किए जाने वाले कैंसर के प्रकार देखें, यह अल्ट्रा आधुनिक उपकरणों की सहायता से फेफड़े, मुंह, रक्त, गर्भाशय, ग्रीवा, अग्नाशय, यकृत, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर सहित कई प्रकार के कैंसर का ऑन साइट स्क्रीनिंग करने में सक्षम बनाता है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्य में समर्थन इसका देखें, यह पहल जो है प्रधानमंत्री के हेल्थ एंड वेलनेस फॉर ऑल विजन को सहयोग प्रदान करेगी, जिससे प्रारंभिक निदान और उपचार के परिणामों में सुधार भी होते हैं। उसके बाद रेड क्रॉस को सुपुर्दगी के बारे में देखें, आशा वेन को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की भावनगर शाखा को सौंप दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देखें, यह पहल जो है उन्नत कैंसर स्क्रीनिंग सेवाओं को गोवा और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाती है, जिससे दूरी तथा सीमित स्वास्थ्य सुविधाओं की बाधाओं को कम किया जा सकता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है IIT मद्रास में सुपर कंप्यूटर परम शक्ति लॉन्च किया गया है। चर्चा में क्यों है? तो इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इन्होंने IIT मद्रास में परम शक्ति को सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। मुख्य बिंदु देखें तो क्षमता इसकी देखें तो यह 3.1 पहला फ्लोर, यह जो है 3.1
पेटाफ्लॉप प्रणाली है जो प्रति सेकेंड 3.1 क्वाड्रिलियन से अधिक गणनाएं कर सकती है। स्वदेशी तकनीकी देखें इसके, तो ये जो है इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत CDAC की रुद्रा सर्वर श्रृंखला और स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक का उपयोग करके बनाया गया है। अनुप्रयोग क्या है इसका? उपयोग जो है जलवायु मॉडलिंग, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, दवा खोज और उन्नत निर्माणों में अनुसंधान के लिए किया जाएगा। और NSM की उपलब्धि क्या है? यह भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित 37वां सुपर कंप्यूटर है। कुशलता है देखें इसमें, तो इसमें 1.2 से 1.4 का पावर यूसेज ये जो है कुशलता इसमें देखें तो इसमें 1.2 से लेकर 1.4 का पावर यूसेज इफेक्टिवेंस यानी PUE है जो इसे अत्यंत ऊर्जा कुशल बनाता है। और शीर्ष समकक्षता देखें, जबकि ये परम शक्ति जो है शक्तिशाली है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी भी CDAC पुणे में अरावत PSAI है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है आकाशा एयर IATA में 5वीं भारतीय सदस्य के तौर पर शामिल है। चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में आकाशा एयर ने आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA की सदस्यता प्राप्त की है। मुख्य बिंदु देखें पूर्वापेक्षा के बारे में इसके, तो यह एयरलाइन जो है इन्होंने दिसंबर 2025 में अनिवार्य IATA ऑपरेशन सेफ्टी ऑडिट को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो एयरलाइन के लिए एक सख्त अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सुरक्षा और परिचालन मानक है। समान समूह देखें तो आकाशा एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइस जेट के साथ केवल भारतीय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सदस्यों में शामिल हैं। लाभ देखें सदस्यता से वैश्विक विश्वसनीयता, डिजिटल परिवर्तन में भागीदारी और भविष्य में इंटरलाइन या कोड शेयर व्यवस्था की सुविधा भी मिलती है। और स्केल देखें वर्ष 2022 में लॉन्च के बाद आकाशा ने 31 बोइंग 737 मैक्स विमानों के बेड़े के साथ 23 मिलियन से अधिक यात्रियों की सेवा की है। और IATA पहुंच क्या है? यह लगभग 360 एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करती है जो वैश्विक हवाई यातायात का 80% हिस्सा है। आर्थिक प्रभाव क्या है? तो भारत में विमानन क्षेत्र 7.7 मिलियन नौकरियों का समर्थन करता है और GDP में लगभग 53.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान भी देता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है कि अरुणाचल प्रदेश में 17 से 20 मेगावाट कमला जल विद्युत परियोजना के बारे में देखेंगे। चर्चा में क्यों है? कमला नदी जो है जो सुबनसिरी की एक सहायक नदी है। कमला नदी, यहाँ कमला नदी पर 17 से 20 मेगावाट का कमला प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश को भारत का पावर हाउस बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य बिंदु देखें क्षमता इसकी क्या है? तो 17 से 20 मेगावाट का उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रिड को स्वस्थ और नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रदान करता है। परियोजना का स्वरूप क्या है? यह एक स्टोरेज कम रन ऑफ द रिवर परियोजना है जिसे ब्रह्मपुत्र बेसिन की उच्च हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्षमता का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। रणनीतिक लक्ष्य क्या है? यह वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए केंद्र सरकार के विजन का एक हिस्सा भी है। नदी बेसिन क्या है? यह परियोजना कामरे जिले में स्थित है। उत्तर पूर्व ग्रिड के बारे में यह परियोजना जो है सुबनसिरी लोअर परियोजनाओं के साथ क्षेत्रीय बुनियादी अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण है और उत्तर भारत की उच्चतम विद्युत मांग को पूरा करने में सहायक भी है। पर्यावरणीय मंजूरी देखें सभी प्रमुख हिमालयी परियोजनाओं की तहत इसे भूकंपीय ऊर्जा और स्थानीय परिस्थितिकी पर प्रभाव के लिए कड़ी निगरानी के अधीन रखा भी गया है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है और अरलम तितली अभयारण्य के बारे में। अरलम तितली अभयारण्य चर्चा में क्यों होते? केरल सरकार ने कन्नूर जिले के अरलम वन्यजीव अभयारण्य का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया है। मुख्य बिंदु देखें सूचना इसका देखें तो इसका नाम परिवर्तन की आधिकारिकता सूचना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई है। कारण क्या है? तो क्षेत्र में तितली प्रजातियों की समृद्धि, विविधता और संख्या के कारण तथा उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और संवर्धन की आवश्यकता के चलते नाम चेंज किया गया है। तितली विविधता देखें तो अरलम
अरलम जो है, अरलम में लगभग 266 तितली प्रजातियां पाई जाती है, जो केरल की कुल तितली विविधता का 80% से अधिक है। स्थानीय प्रजाति देखें तो अरलम में 27 प्रजातियां केवल पश्चिमी घाट में ही पाई जाती हैं। WP अधिनियम के तहत सुरक्षा देखें तो अरालम में दर्ज 6 तितली प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में सूचीबद्ध है। ऐतिहासिक स्थिति देखें इनका, अरलम क्षेत्र को मूल रूप से वर्ष 1984 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। वैश्विक महत्व क्या है तो यह अभ्यारण्य जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा होने के नाते वैश्विक परिस्थिति महत्व रखता है, जिसे यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी दी है। और सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ेगा तो नाम परिवर्तन से जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने और पर्यावरणीय शिक्षा, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और तितलियों की संख्या को सुरक्षा में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की भी उम्मीद है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है, अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय स्तर से वाइब्रेड गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस 2026 में MSME के लिए PFRDA NPS आउटरीच के बारे में देखेंगे। चर्चा क्यों है तो हाल ही में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो है पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो है PFRDA ने राजकोट गुजरात में आयोजित वाइब्रेड गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के दौरान MSME क्षेत्र के लिए एक विशेष NPS आउटरीच सत्र आयोजित भी की गई है। मुख्य बिंदु देखिए, उद्देश्य क्या है तो MSME मालिकों और उनके कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम NPS अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार भी करना है। कॉर्पोरेट मॉडल पर ध्यान देखें तो PFRDA ने NPS कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल को उजागर किया, जो MSME को कर्मचारियों को न्यूनतम प्रशासनिक बोझ के साथ संचारित सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने की अनुमति देता है। और वित्तीय साक्षरता क्या है, यह सत्र गुजरात के औद्योगिक केंद्रों में असंगठित और अर्ध संगठित श्रमिक वर्ग के लिए पेंशन कवरेज के अंतर को कम करने का लक्ष्य भी रखता है। और सम्मानजनक वृद्धावस्था देखें, MSME भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और व्यवसाय मालिक तथा कर्मचारियों के बीच सेवानिवृत्ति बजट की स्वीकृति को बढ़ावा देने, भविष्य की वित्तीय असुरक्षा को कम करने और सम्मानजनक वृद्धावस्था को सुनिश्चित करने में सहायता भी कर सकता है। MSME का योगदान क्या है, MSME क्षेत्र भारत में GDP के लगभग 30% का योगदान देता है। MSME 30% का योगदान देता है GDP का। और पेंशन वाले भारत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी है। और PFRDA जो है यह एक सांविधिक नियामक निकाय है, जिसे वर्ष 2013 में PFRDA अधिनियम के तहत स्थापित किया गया ताकि भारत में पेंशन क्षेत्र को बढ़ावा और नियंत्रित किया जा सके। और NPS संरचना के बारे में देखिए, यह एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जिसे परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के आधार पर नियंत्रित भी किया जाता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है राष्ट्रीय स्तर से न्यायमूर्ति रेवती जो है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे मेघालय उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई हैं। इनको देखते हैं तो चर्चा में क्यों तो हाल ही में न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे जो है इन्हें मेघालय हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, और जिससे वे राज्य के इतिहास में इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। उसके बाद मुख्य बिंदु क्या है नियुक्ति के बारे में देखें तो यह नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम सिस्टम के अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति की गई है। मेघालय का हाई कोर्ट देखें तो यह मेघालय का हाई कोर्ट देखें तो 23 मार्च 2013 को उत्तर पूर्वी क्षेत्रों यानी पुनर्गठन अधिनियम 1971 में संशोधन के बाद स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना मेघालय हाईकोर्ट का स्थापना 23 मार्च 2013 को स्थापित किया गया था उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत, उसमें संशोधन करके। अब प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में देखें, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति टी मीना कुमारी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी मीना कुमारी मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ये जो अभी बनी ये दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश है, जिन्होंने न्यायालय की स्थापना के साथ ही में जो ये मीना कुमारी है टी मीना कुमारी, इन्होंने स्थापना के साथ ही न्यायालय में 23 मार्च 2013 को शपथ ली थी। और नियुक्ति प्रक्रिया देखें तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके की जाती है। महत्व देखें, मेघालय अपने मातृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे के लिए जाना जाता है, जिससे महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के न्यायिक नेतृत्व के लिए विशेष रूप से प्रतिक्रियात्मक बन जाती है। लैंगिक समानता देखें, वर्ष 2026 में भारत के उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के बढ़ाने के प्रयास जारी रखते हुए
जहां वर्तमान में महिलाएं कुल न्यायाधीश से संख्या का 15% से भी कम है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है नासा मुख्य परिसर अभियान का उद्घाटन के बारे में देखेंगे। 1 मिनट। तो टॉपिक है हमारा अगला नासा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन के बारे में देखें। तो चर्चा में क्यों है तो जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जो है श्री CP राधाकृष्णन ने 11 जनवरी 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय में नासा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किया है। और मुख्य बिंदु देखें, विजन इसका देखें तो यह अभियान जो है नासा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य जो है शिक्षा संस्थानों में युवाओं के बीच मादक पदार्थों का सेवन को रोकना है। और रणनीति क्या है तो इसमें छात्र नेतृत्व वाले एंटी ड्रग क्लब का गठन और विश्वविद्यालय स्वास्थ्य प्रणाली में काउंसलिंग सेवाओं का समावेशन शामिल है। उपराष्ट्रपति का संबोधन देखो, उन्होंने जोर दिया है कि विकसित भारत @ 2047 तभी संभव है जब युवा स्वस्थ, अनुशासित और नशे से मुक्त होंगे। और शुरू किए गए प्लेटफॉर्म क्या है, इस अभियान के तहत एक समर्पित प्रतिज्ञा प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ताकि पूरे देश के छात्र नशा मुक्त परिसर के लिए प्रतिज्ञा ले सके। और नशा मुक्त भारत अभियान देखें, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया तथा भारत के 272 सबसे संवेदनशील जिलों पर केंद्रित है। अनुच्छेद 47 देखें, अनुच्छेद 47 तहत भारत का संविधान जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देश देता है कि मादक पेय और ड्रग्स के सेवा पर रोक लगाने का प्रयास करे। और NCB की भूमिका देखें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन कैंपस अभियानों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है ताकि शैक्षणिक क्षेत्रों के आसपास स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का पता लगाकर इन्हें समाप्त किया जा सके। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है कि MOEFCC ने लॉन्च किया संस्थागत समन्वय हेतु निरंतर प्लेटफॉर्म के बारे में देखेंगे। चर्चा में क्यों है तो पर्यावरण जो MOEFCC जो है यानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है इन्होंने लॉन्च किया है जनवरी 2026 में निरंतर प्लेटफॉर्म को क्रियान्वित करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। निरंतर और बिंदु देखें, निरंतर की डैशबोर्ड क्या है तो यह एक डिजिटल एकीकृत डैशबोर्ड है जिससे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या मंत्री जो है इसके तहत आने वाले संस्थाओं और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय वन सर्वेक्षण और भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण के बीच समन्वय मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग देखें, यह प्लेटफॉर्म पर्यावरण मंजूरी, वानगी अलर्ट और वन्यजीव तस्करी डेटा को रियल टाइम में टैग करने में सक्षम भी बनाता है। डेटा इंटीग्रेशन के बारे में देखिए, इसका उद्देश्य जो है सिलो आधारित कार्य प्रणाली को समाप्त करना, जिससे विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के जलवायु डेटा को एक ही विंडो के तहत नीति निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जा सके। और उसके बाद ये जो मंत्रालय है यह केंद्र सरकार के पर्यावरण और वनों की नीतियों की निगरानी करने वाली एक प्रमुख एजेंसी है। और डिजिटल इंडिया और पर्यावरण जो है निरंतर परिवेश से जैसी पूर्व पहलों पर आधारित है, लेकिन यह एजेंसियों के बीच समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान की करती है। सतत विकास इसके देखें, यह मंच जो है डेटा आधारित संरक्षण सुनिश्चित करके SDG 13 जलवायु कार्रवाई और SDG 15 भूमि यानी सतत विकास के जो लक्ष्य 13 है, जलवायु कार्रवाई बात की जाती है, उसके जो लक्ष्य 15 है यानी भूमि पर जीवन को प्राप्त करने का एक साधन भी है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है विशाखापट्टनम में भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव का उद्घाटन के बारे में देखेंगे। चर्चा में क्यों होते, तीसरा भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव 9 जनवरी 2026 को विशाखापट्टनम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उद्घाटित भी किया गया है। मुख्य बिंदु क्या है, पर्यटन प्रोत्साहन। इसका देखें तो यह महोत्सव जो है ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभ को जीवन पर्यटन केंद्रों में बदलने का लक्ष्य रखता है ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिले। नई परियोजनाएं क्या है, विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश का पहला प्रकाश स्तंभ म्यूजियम और असम के नदी क्षेत्र में 4 नए प्रकाश स्तंभ बनाने की योजना प्रस्तुत किए गए हैं। और उसके बाद MGM पार्क क्या है, ये कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों भी शामिल है जो सिटी ऑफ डेस्टिनरी की समुद्री विरासत को उजागर भी करती है। और मेरी टाइम इंडिया विजन 2030 जो है यह महोत्सव मेरी टाइम इंडिया विजन 2030 और पर्यटन आधारित तटीय विकास के लिए
सरकार की रणनीति के अनुरूप है। और सागरमाला कार्यक्रम जो है प्रकाश स्तंभ का कायाकल्प, बंदरगाह आधारित विकास और तटीय समुदाय के सशक्तिकरण का एक उप घटक भी है। महत्व क्या है इसका? तो यह प्रकाश स्तंभ जो है पर्यटन की अवधारणा को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पर्यटन विकल्प के रूप में मजबूत भी करता है, जिससे स्थानीय आजीविका, सांस्कृतिक आदान प्रदान और भारत के विस्तृत तटीय रेखा के आसपास सतत पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है नमामि गंगे के तहत जलीय जैव विविधता पहल शुरू भी की गई है। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है नमामि गंगे के तहत जो जलीय जैव विविधता शुरू की गई है। देखते हैं तो 14 जनवरी 2026 को केंद्रीय जल मंत्री जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है श्री CR पाटिल ने नमामि गंगे के अंतर्गत जल जैव विविधता संरक्षण परियोजनाओं की एक श्रृंखला का उद्घाटन भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में किया है। मुख्य बिंदु क्या है? नया केंद्र देखें तो गंगा और अन्य नदियों के लिए एकवा लाइफ कन्वर्जेशन मॉनिटरिंग सेंटर नामक एक समर्पित राष्ट्रीय केंद्र स्थापित भी किया गया है, जो स्वच्छ जल की जैव विविधता के वैज्ञानिक मॉनिटरिंग, अनुसंधान और नीतिगत मार्गदर्शन को समर्थन भी देगा। नई सुविधाएं देखिए केंद्र में इलेक्ट्रोक्सिलॉजी और एक्वाटिक इकोलॉजी और स्पेसिल इकोलॉजी और माइक्रोप्लास्टिक विश्लेषण के लिए उन्नत प्रयोगशालाएं स्थापित भी की गई है। उसके बाद डॉल्फिन, इसमें देखें डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस क्या है? तो TSAFI द्वारा संचालित विशेष रूप से सुसज्जित डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस शुरू की गई है, जो संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिन के लिए तीव्र और वैज्ञानिक आपातकालीन सहायता प्रदान करेगी। उसके बाद इंडियन स्कीमर संरक्षण परियोजना के तहत इसमें क्या होगा? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से इस दुर्लभ पक्षी प्रजाति इंडियन स्कीमर के लिए एक संचारित संरक्षण योजना औपचारिक रूप से शुरू की गई, जो गंगा बेसिन में इसके आवास संरक्षण का केंद्रित भी है। प्रजाति संरक्षण के बारे में देखिए गंगा डॉल्फिन और हिल्सा मछली के लिए नई संरक्षण योजनाएं शुरू की गई है, जिनका उद्देश्य उनके प्राकृतिक आवास का पुनर्स्थापन है। जैव विविधता देखिए इसमें तो गंगा बेसिन में 25 से अधिक जीव और वनस्पति प्रजातियां भी पाई जाती है। नमामि गंगे चरण 2 के तहत देखें इसमें क्या है? अब ध्यान केवल अविरल यानी निरंतर प्रवाह और निर्मल यानी स्वच्छ प्रवाह से आगे बढ़कर ज्ञान गंगा यानी अनुसंधान और अर्थ गंगा यानी आर्थिक स्थिरता पर भी केंद्रित है। महत्व क्या है? तो यह केंद्र दीर्घकालिक प्रजाति निगरानी, स्वच्छ जल की परिस्थितिकी पर अनुसंधान, नीतिगत समर्थन तथा वैज्ञानिक परमाणु पर आधारित निर्माण के लिए एक प्रमुख वैज्ञानिक हब के रूप में भी कार्य करेंगे। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है गुजरात में हाई रिस्क अगला टॉपिक है गुजरात में हाई रिस्क पैथोजेन हेतु भारत की पहली राज्य वित्त पोषण BSL-4 लैब के बारे में देखें। चर्चा में किया तो गुजरात में भारत की पहली जो राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल 4 जो है यानी BSL-4 जो है प्रयोगशाला की आधारशिला रखी गई है। यह सुविधा जो है भारत में उच्च संरक्षण अनुसंधान के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पहले केवल केंद्रीय सरकारी संस्थानों तक सीमित भी रहा है। उसके बाद मुख्य बिंदु देखें इसका समेकित परिश्रम देखिए ये जो लैब जो है बहुस्तरीय संरचना के रूप में तैयार की गई है, जिसमें BSL-4, BSL-3, BSL-2 मॉड्यूल शामिल है। और पशु अनुसंधान देखें तो महत्वपूर्ण रूप से इसे ABSL-3 और ABSL-4 यानी एनिमल बायोसेफ्टी लेवल मॉड्यूल भी शामिल है, जो वैज्ञानिकों को घातक वायरस के जीवित प्रणालियों के साथ परस्पर क्रिया का अध्ययन करने में सक्षम बनाते हैं, जो वैक्सीन विकास की एक आवश्यक प्रणाली भी है। इसमें भी तो पोषण मॉडल देखें तो भारत की मौजूदा BSL-4 लैब्स जो है जिससे पूरे स्थित NIV को ICMR द्वारा केंद्रीय रूप से वित्त पोषित है, और उनसे अलग यह परियोजना पहली ऐसी पहल है जो जिसे किसी राज्य द्वारा या वित्त पोषित और प्रबंधित भी किया जा रहा है। समय रेखा क्या है? तो कोविड-19 महामारी से स्थानीय स्तर पर निदान क्षमता और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता का एहसास करने के बाद इससे उच्च सुरक्षा केंद्र की योजना का आरंभ वर्ष 2022 के माध्यम से किया गया। महामारी तैयारी देखें यह सुविधा जो है गुजरात को DDX या किसी नए वायरस प्रकोप को पहचान और अनुसंधान स्थानीय स्तर पर करने में सक्षम भी बनाएगी, और जिससे सभी नमूनों को पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और प्रतिक्रिया समय में
महत्वपूर्ण बचत भी होगी। और वन हेल्थ दृष्टिकोण देखें इसमें, तो एनिमल बायोसेफ्टी मॉड्यूल्स को एकीकृत करके यह लैब जो है वन हेल्थ फ्रेमवर्क का समर्थन भी करती है, जो मानवीय, पशु और पर्यावरणीय स्वच्छ के बीच संबंध को स्वीकार भी करती है तथा जूनोटिक रोग प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। बायोसेफ्टी लेवल के बारे में देखें इसमें, तो जो BSL-1 जो है और BSL-2 है, इनका उपयोग मध्यम जोखिम वाले रोगजनक के लिए किया जाता है और जो मनुष्यों में हल्की बीमारी उत्पन्न करती है। BSL-3 जो है, इसका उपयोग स्वदेशी या विदेशी रोगजनकों के लिए किया जाता है जो गंभीर या संभावित रूप से घातक बीमारी का कारण बन जा सकते हैं और वायु के माध्यम से फैल सकते हैं। और BSL-4 जो है उच्च संरक्षण स्तर के लिए, यह स्तर अत्यंत खतरनाक और दुर्लभ रोगजनकों के लिए है जो जीवन घातक बीमारी और उच्च जोखिम उत्पन्न करते हैं, जिसके लिए कोई ज्ञात टीका या उपचार उपलब्ध नहीं होते हैं, जो ऐसे एरोसोल के माध्यम से आसानी से फैल सकते हैं। उदाहरण में जैसे कि इबोला हो गए, मारबर्ग और निपाह वायरस होंगे, ये सब इसमें शामिल हैं।